जी वाले अपने टॉपिक में इंटर कर पाए, है ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मूल रूप से अपने इस खंड के अंतर्गत अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। दोस्तों आज छोटे छोटे कैलकुलेशन भी आज करेंगे, बच्चों वाले कैलकुलेशन, कठिन वाले कैलकुलेशन नहीं, बच्चों वाले आज कैलकुलेशंस भी करेंगे, छोटे छोटे कैलकुलेशंस। और उसमें आपको मेरा सहयोग नहीं करना है, आपको अपना सहयोग करना है, क्योंकि मैंने देखा है कुछ बच्चों के हाथ कैलकुलेशन यही नहीं सोच पाते, पहले प्लस करें कि डिवाइड करें कि भी नहीं सोचना है। आप लोग उस दौर में यूपीएससी की प्रिपरेशन तक मैं केवल ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़ाता, जीएस के धीरे धीरे फिर जीएस पढ़ाना शुरू कर दिया। और अब आप टीचर मेरे लेवल पर आ जाए और उससे बेटा आप लोगों को नुकसान हो जाता है। और मैं कभी नहीं चाहूंगा कि आप नुकसान में रहो, तो नुकसान में नहीं रहना है, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करते जाना है, अपडेट करते जाना है और अपग्रेड करते जाना, दोनों करना। तो अपग्रेडेशन की भी जरूरत है और अपडेशन की भी जरूरत है, दोनों चीजें करते रहिए, ठीक है। आकाश ने पूछा एक बार बता दीजिए कैसे पृथ्वी रह जाती है। देखो आपको पता है कि पृथ्वी 24 घंटे में जब एक घूर्णन पूरा करती है तो घूर्णन पूरा करते हुए अपना बेसिकली अपना जो अक्ष है, अक्ष पर भी आगे बढ़ जाती है। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चे का कि बेसिकली प्रतिदिन पृथ्वी सूर्य से कैसे 3 मिनट 56 सेकंड पीछे रह जाती है। इस प्रश्न का जवाब सुन लो, अभी मुझे नजर आया एक बच्चे ने पूछा है, बच्चे ने पूछा, उसका जवाब सुनो। जैसे मान लो कि मैं पृथ्वी हूं और मैं अपने स्थान पर यहां पर घूम रहा हूं और 24 घंटे पर अपने स्थान पर आया। अगर मेरे में केवल घूर्णन पाया जाता तो मैं अपने स्थान पर ही घूमकर 23 घंटे 56 मिनट में आ जाता। लेकिन होता क्या है कि अब ये जो चित्र दिख रहा है, सपोज मानना कि ये सूर्य है ना, तो अब होता क्या है कि पृथ्वी अपने इस अक्ष पर घूर्णन के साथ साथ अपनी कक्षा में आगे भी बढ़ रही है। देखो मैं यहां खड़ा था, यहां आ गया। जैसे फिर से देखना कि सपोज मैं यहां घूर्णन कर रहा हूं और यहां घूर्णन करता करता धीरे धीरे अपने कक्षा में आगे भी बढ़ जाऊंगा। देखो यहां बढ़कर आ गया, मतलब उस स्थान को छोड़ दिया। अब जब उस स्थान को प्राप्त करना है तो मुझे और 3 मिनट 56 सेकंड घूमना होगा, क्योंकि सूर्य तो अपने स्थान पर है। पृथ्वी घूमकर आगे बढ़ गई तो सूर्य कहां रह गया? पीछे रह गया। तो अब पृथ्वी को सूर्य के सम्मुख आने के लिए, कोई स्थान पर सम्मुख आने के लिए, जैसे ध्यान से देखना कि यहां मैं था, अब ऐसे दिखाता हूं और ये सूर्य मेरे सामने था। अब मैं घूमता जब 24 घंटे में यहां आया तो यहां सूर्य मेरे सामने अब है ही नहीं, यहां तो अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं लिखी हुई है। तो अब मुझे 3 मिनट 56 सेकंड और घूमना होगा ताकि सूर्य मेरे सामने आ जाए। ध्यान से, तो ये जो दिन में अंतर, सौर दिवस एवं नक्षत्र दिवस में अंतर आता है, तो ये पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के प्रभाव से आता है। पृथ्वी घूर्णन के साथ साथ अपने कक्षा में परिक्रमण करते हुए जो कि आगे बढ़ जाती है थोड़ी सी, पीछे का मतलब यह है कि थोड़ा सा पृथ्वी आगे बढ़ गई तो सूर्य पीछे छूट जाता है। अब पीछे छूट गया तो पृथ्वी को और 3 मिनट 56 सेकंड घूमना पड़ता है ताकि सूर्य सामने आ जाए। सूर्य को सामने लाने के लिए जो अतिरिक्त ये 3 मिनट 56 सेकंड घूमना पड़ता है, तो इसी के योग से बन जाता है कुल 24 घंटा। समझ में आ गया बेटा कि नहीं? ये है 24 घंटे का गेम। क्लियर हो गया मेरी बात? ओके, तो चलो अब शुरू करते हैं यहां पर अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का। आज इसमें छोटा छोटा कैलकुलेशन भी आगे आएगा, पर कोई बात नहीं, पहले शुरुआत यहां से करते हैं। तो आपके मन में पहला ही बिंदु आना चाहिए। देखो यहां पर आमतौर पर लोग अक्षांश, समझना मेरी बात, यहां पर आमतौर पर लोग अक्षांश बिंदु एवं अक्षांश रेखा, इन दोनों में ही अंतर नहीं समझते। सबसे पहले तो आपको इन दोनों में अंतर समझना कि ये दोनों अलग बातें हैं, दोनों एक नहीं है। अक्षांश रेखा और अक्षांश बिंदु में अंतर समझना। ओके दोस्तों, समझो कैसे। अब माना कि हमारी ये पृथ्वी है, हमारी ये पृथ्वी, सारे चित्र भी दिखाऊंगा, सब कुछ भी दिखाऊंगा, पर पहले एक एक करके दोस्तों समझते चलो कि माना कि ये है हमारी पृथ्वी। अब ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी ऐसे 2 डायमेंशन नहीं है, सर्कल के रूप में नहीं है, गोले के रूप में। मान लो ये मेरा पानी पीने का बॉटल है, थर्मस है, और ये गोल होता, पूरी तरह से गोल होता। आप कह सकते हैं सर ग्लोब दिखा दीजिए, इसमें ग्लोब है ना, ग्लोब भी दिखाएंगे, सब दिखाएंगे, पर पहले ऐसे समझो कि ये बॉटल है और इस बॉटल में अगर हमें अक्षांश बिंदु ज्ञात करना है, अक्षांश बिंदु ज्ञात करना है, तो उसे हम कैसे ज्ञात करें? नाउ नो मोर कमेंट्स, बेटा पढ़ाना भी है, केवल कमेंट्स के जवाब के लिए नहीं आते। यहां पर 15 मिनट हो चुका है। तो अक्षांश बिंदु क्या होगा और अक्षांश रेखा क्या होगा? तो अक्षांश बिंदु कैसे निकालते हैं, आपको बड़ा सरल अर्थ बताते हैं, सरल तरीका बताते हैं। सबसे पहले तो आप यहां पर पृथ्वी का अक्ष खींच दो जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाता हो और पृथ्वी के केंद्र से गुजरता हो। कल ही मैंने लिखाया है कि अक्ष पृथ्वी के सतह से नहीं गुजरता, बल्कि पृथ्वी के केंद्र से गुजरता। मतलब एक गेंद लिया आपने और गेंद को बीच से आपने एक सीख के माध्यम से छेद कर दिया, सीख आर पार कर दिया, तो वो सीख बेसिकली वो गेंद के बीच से गुजर रही है, अंदर वाले भाग से गुजर रही है, केंद्र वाले भाग से गुजर रही है। तो ऐसा आपको एक अक्ष पहले खींचना है। दूसरा, अक्ष के साथ यहां पर एक विषुवत रेखा भी आपको इंगित कर देनी है कि ये हो गई विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा बेसिकली पृथ्वी के मध्य की रेखा होती है, आधी पृथ्वी ऊपर होती है और आधी पृथ्वी नीचे होती है। अब क्या करोगे? सब काल्पनिक रेखाएं हैं, वास्तविक रेखाएं पृथ्वी पर कहीं ऐसी प्राप्त नहीं होती। तो अब आप करोगे क्या? फिर से आप कहोगे सर ये काम हम कैसे करेंगे? ये आपको काम नहीं करना, बेसिकली प्रोजेक्शन के काम के अंतर्गत आता है। प्रोजेक्शन का काम किया जाता है रॉयल ऑब्जर्वेटरी ग्रीनविच में। अब आप पूछिए रॉयल ऑब्जर्वेटरी कहां है? मैंने बताया ग्रीनविच नामक स्थान पर है। तो ग्रीनविच कहां है? ब्रिटेन में, लंदन के समीप है। ब्रिटेन में कितने के समीप है? लंदन के समीप है। वहां ये काम करते हैं, वहां पर ये सारा काम किया जाता है खगोलवेत्ताओं द्वारा। आपको प्रोजेक्शन का काम नहीं करना है। तो खगोलवेत्ताओं ने क्या कहा कि सपोज ये यहां पर पृथ्वी का अक्ष है और ये विषुवत रेखा है। अब पृथ्वी के अक्ष एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष, जब सपोज यहां केंद्र पे हमने रख दिया पेन, ये केंद्र भाग है ना, तो केंद्र पे रख दिया दोस्तों हमने पेन, ये हमने केंद्र पे रख दिया पेन, ये केंद्र पर पेन रखी है। अब इस केंद्र से
पृथ्वी के विषुवत रेखा के सापेक्ष हमें दोनों ही गोलार्धों में कोणीय दूरी लेना। देखो पेन कैसे घूम रही है। सपोज केंद्र में रख दिया हम, और ये पेन अभी अभी अगर आप देखोगे केंद्र विषुवत रेखा के एकदम पैरेलल रख दो, ऊपर रख दो, तो यहां पर 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये 0 डिग्री का अक्षांश बिंदु हो गया। फिर दूसरा, अब आगे जैसे बढ़ा, आपने पेन को इतना घुमा दिया, तो पृथ्वी के सतह पर सपोज यहां पर मोटे मोटे बात कर रहा हूं कि पृथ्वी के सतह पर यहां सपोज 30 डिग्री का बिंदु प्राप्त हो गया, यहां पर 30 डिग्री का बिंदु प्राप्त हो गया। यहां पर हम गए ऐसे ही, तो यहां पर 60 डिग्री का बिंदु प्राप्त हो गया, ये 60 डिग्री का बिंदु प्राप्त हो गया। यहां पर हम गए तो यहां पर 90 डिग्री का बिंदु प्राप्त हो गया। तो कुल मिलाकर आप देखोगे कि पृथ्वी के केंद्र एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष अगर हम पेन को घुमाते जाएं तो पेन जितने डिग्री पर पृथ्वी की सतह को टच कर रही होगी, बार बार समझना दोस्तों, टेक्निकल बात है, पेन जितने डिग्री पर पृथ्वी की सतह को टच कर रही होगी, सपोज यहां टच कर रही है 10 डिग्री को, यहां 20 डिग्री को, ये 30 हो गया, ये 40 डिग्री को, ये 50 डिग्री को, ये 60 डिग्री को, ये 70 डिग्री को, ये 80 डिग्री को, ये जो टच करती जा रही है पेन, ध्यान से सुनते जाना है, तो जितने डिग्री को टच कर रही होगी उतने डिग्री का बिंदु ही बेसिकली यहां पर अक्षांश बिंदु कहलाता है। अक्षांश बिंदु कहलाता है। तो अक्षांश बिंदु एक बिंदु है जो कि पृथ्वी के केंद्र एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी की कोणीय दूरी है। केंद्र में रख दिया हमने पेन और विषुवत रेखा के सापेक्ष उत्तर की ओर घुमाया या दक्षिण की ओर घुमाया, तो उत्तर की ओर जो जो एंगुलर डिस्टेंस प्राप्त होती गई या दक्षिण की ओर जो जो एंगुलर डिस्टेंस प्राप्त होती गई, उन्हें हम पृथ्वी की सतह पर अंकित उन्हीं बिंदुओं को अक्षांश बिंदु कहते हैं। वो अक्षांश बिंदु प्राप्त होते हैं। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश बिंदु 90 प्राप्त होंगे। इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी अगर हम बढ़ते चले जाते हैं तो इन अक्षांश बिंदुओं की संख्या कुल कितनी प्राप्त होगी? 90 ही प्राप्त होगी। काउंट करते जाएंगे विषुवत रेखा के सापेक्ष, तो ये 90 डिग्री नॉर्थ हो जाएगा और ये 90 डिग्री साउथ हो जाएगा। समझ गए मेरी बात की नहीं? तो कुल मिलाकर अगर पृथ्वी में देखेंगे तो 90, ध्यान रखना, कुल अक्षांश बिंदुओं की संख्या उत्तरी गोलार्ध में 90 हो गई, दक्षिणी गोलार्ध में भी अक्षांश बिंदुओं की संख्या 90 हो गई और एक हो गया विषुवत रेखा। तो कुल मिलाकर हमारे दोनों गोलार्धों को एवं विषुवत रेखा को मिलाकर देखा जाए तो पृथ्वी की सतह पर हमें 9 दून 18 अर्थात 180 प्लस 1 अर्थात 181 अक्षांश बिंदु प्राप्त होते हैं। कितने अक्षांश बिंदु प्राप्त होंगे? 181 अक्षांश बिंदु प्राप्त होते हैं। इसके लिए हमने एक चित्र यहां पर निकाला हुआ है, आपको यह दिखाऊंगा। ऐसा ये चित्र देखो, सेंटर ऑफ द अर्थ, देखो ये कैसे सेंटर पर पहुंचकर बात करता है। ये चित्र बताता है कि ये पृथ्वी का केंद्र हो गया। यहां पर पृथ्वी का केंद्र है। देखो सभी के सभी दोस्तों बहुत अच्छे से देखना, ये पृथ्वी का केंद्र है और यहां पर रेड लाइन से ये इक्वेटर है, ये 0 डिग्री, ये इक्वेटर लाइन है, ये इक्वेटर लाइन है। अब पृथ्वी के केंद्र एवं इक्वेटर के सापेक्ष हम अगर दोनों बिंदुओं पर पृथ्वी की सतह पर यहां पर सतह पर जो जो एंगुलर डिस्टेंस प्राप्त होते करते हैं, जितने जितने कोणीय दूरी के बिंदुओं को प्राप्त करते हैं, ये कोणीय दूरी के बिंदु ही अक्षांश बिंदु कहलाते हैं। जैसे इसमें है 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, ये 10-10 डिग्री पर बनाए गए प्राप्त किए गए अक्षांश बिंदु है। तो ये सारे के सारे हो गए 10-10 डिग्री के अक्षांश बिंदु। अगर ऐसे ही 1-1 डिग्री के अक्षांश बिंदु बना दिए जाए तो कुल 90 अक्षांश बिंदु प्राप्त होंगे और उन 90 अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है, सपोज जैसे मैंने यहां पर 10 डिग्री का अक्षांश बिंदु प्राप्त कर लिया, तो 10 डिग्री यहां भी, 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 यहां भी। तो अब ये जो 10 डिग्री का अक्षांश बिंदु है, इसे मिलाने वाली जो रेखा कहलाएगी, यह अक्षांश रेखा कहलाएगी। अर्थात समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा ही अक्षांश रेखा कहलाती है। ठीक है, अमन पटेल यार जो बता दिया हूं बात मान ले, नहीं मानना तू अपने हिसाब से पढ़। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है और अपने अपने ऑर्बिट पर भी, अक्ष पर भी और कक्षा पर दोनों में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमती है। अपने से क्यों दिमाग लगा रहा है बेटा जबरदस्ती का? उतना ही लगा जितना दिमाग लगाने की जरूरत है। ठीक है अमन पटेल, ओके चलो, तो ये आपको प्राप्त हो गया इस तरह से 10 डिग्री का। ऐसे ही आगे अगर आप प्राप्त करोगे 20 डिग्री का, तो यहां प्राप्त हो जाएगा दोस्तों ये 20 डिग्री का अक्षांश रेखा, यहां प्राप्त हो जाएगा 30 डिग्री की अक्षांश रेखा, यहां प्राप्त हो जाएगी ये 40 डिग्री की अक्षांश रेखा, यहां प्राप्त हो जाएगी ये 50 डिग्री की अक्षांश रेखा, यहां प्राप्त हो जाएगी ये 60 डिग्री की अक्षांश रेखा, यहां प्राप्त हो जाएगी ये 80 डिग्री की अक्षांश रेखा, नहीं 70 डिग्री की, फिर यहां प्राप्त हो जाएगी ये 80 डिग्री की अक्षांश रेखा, फिर ये प्राप्त हो गया 90 डिग्री का। तो कुल मिलाकर दोनों गोलार्धों में आप इस तरह से देखोगे कि अक्षांश बिंदु तो आपने प्राप्त कर लिया और समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली जो सतह पर रेखा होती है उसे ही अक्षांश रेखा कहते हैं। तो फिर प्रश्न उठता है कि अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं क्या है? बताएंगे ना दोस्तों, सब बताएंगे, पर सबसे पहले आप इतनी बिंदु, इतनी बातों को आप लिख लो। तो लिखो ध्यान से, लिखें, पृथ्वी में अवस्थित विभिन्न स्थानों की, पृथ्वी में अवस्थित विभिन्न स्थानों की अवस्थितियों को बताने के लिए इसकी सतह पर, अवस्थितियों को बताने के लिए इसकी सतह पर क्षैतिज एवं लंबवत अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का, क्षैतिज तथा लंबवत, इसका मतलब क्या हो गया? अक्षांश तथा देशांतर रेखाओं का निर्धारण किया गया है। पूर्ण विराम लिखो। यह कार्य मूलतः, आज तो दुनिया में बहुत जगह हो रहा है, यह कार्य मूलतः लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान
लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान स्थान की रॉयल ऑब्जर्वेटरी में किया जाता है पूर्ण विराम। अब पैरा चेंज करो। अब अक्षांश बिंदु एवं अक्षांश रेखा को परिभाषित करने जा रहा हूं, तो लिखो पृथ्वी के केंद्र एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष। बार बार इसको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। कई चीजें होती जो दिखती नहीं है तो उनको विजुअलाइज करना पड़ता। पृथ्वी का केंद्र आपको दिखेगा नहीं, बट इस चित्र से देख सकते हो। पृथ्वी का केंद्र एवं विषुवत रेखा के सापेक्ष पृथ्वी की सतह पर अंकित मतलब निर्धारित, अंकित किसी भी कोणीय दूरी के बिंदु को कोणीय दूरी का बिंदु को अक्षांश बिंदु कहा जाता है। पूर्ण विराम लगाएं, फिर लिखेंगे एवं अक्षांश बिंदु कहा जाता है एवं समान अक्षांश बिंदुओं को मिलाने वाली क्षैतिज रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। पहले आपने अक्षांश बिंदु बताया, फिर आपने अक्षांश रेखा बताया। एकदम बहुत सिस्टमैटिक बातें करनी है, ठीक है ना। अब अक्षांश रेखाओं की चलो विशेषताओं पर बात कर लेते हैं। तो हेडिंग दो, लिखो अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। नंबर वन, दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा। पहला बिंदु में लिख रहे हो आप, दोनों ध्रुवों के मध्य से गुजरने वाली अक्षांश रेखा विषुवत रेखा कहलाती है। इक्वेटर इंग्लिश में कहते हैं, विषुवत रेखा कहलाती है, जिसे हम 0 डिग्री से दिखाते हैं। विषुवत रेखा को 0 से दिखाएंगे, है ना, 0 डिग्री से दिखाते हैं। ये पहली बात समाप्त हो गई। अब दूसरा बात लिखो विषुवत रेखा पृथ्वी को दो अक्षांशीय गोलार्धों में विभाजित कर देता है। उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध दो भागों में विभाजित कर देगा, ठीक है ना, उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध। तो तीसरा बिंदु लिखिए, दोनों गोलार्धों में अक्षांश बिंदुओं की संख्या अक्षांश बिंदुओं की संख्या 90+90 है। अक्षांश बिंदुओं की संख्या कितनी है? 90+90 है। पूर्ण विराम लगाकर यदि विषुवत रेखा को भी मिला दिया जाए तो यह संख्या कुल 181 हो जाती है। 90 उत्तरी में, 90 दक्षिणी में, तो यह हो गया 180, और विषुवत रेखा को भी मिला दिया तो कितना हो गया? तो अक्षांश बिंदुओं की संख्या 181 है। पूर्ण विराम। फिर लिखो नेक्स्ट पॉइंट, लिखो चूंकि दोनों ही ध्रुव रेखा नहीं बल्कि बिंदु प्राप्त होते हैं। 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ पॉइंट है दोस्तों, है ना। चूंकि दोनों ही ध्रुव बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं, बिंदु के रूप में प्राप्त होते हैं, इसलिए अक्षांश रेखाओं की संख्या 181 -2। ये -2 कौन सा हो गया? एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। 181 -2 अर्थात 179 प्राप्त होती है। 179 प्राप्त होती है। पूर्ण विराम, ठीक है ना। मतलब अक्षांश बिंदु तो 181 कहलाएंगे दोस्तों, लेकिन अक्षांश रेखाएं कितनी हो जाएंगी? 179 हो जाएंगे। ओके, अब देखो अक्षांश रेखा की एक अद्भुत विशेषता देखो, जैसे ये ग्लोब है तो ये ग्लोब के चारों ओर प्राप्त होगी, और चारों ओर प्राप्त होने की वजह से एक सर्कल का निर्माण कर देती है। तो लिखो ध्रुवों को छोड़कर, अगला बिंदु लिखना, ध्रुवों को छोड़कर समस्त अक्षांश रेखाएं कंप्लीट सर्कल मतलब वृत्त, हिंदी में बोलते हैं सर्कल को वृत्त के रूप में प्राप्त होती है।
ध्रुव तो बिंदु प्राप्त होगा, ध्रुव बिंदु है, वो वृत्त नहीं है, है ना? तो ध्रुवों को छोड़कर सभी की सभी अक्षांश रेखाएं क्या प्राप्त होती है? कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल का मतलब क्या हो गया? वृत्त प्राप्त होती है, वृत्त प्राप्त होती है, जिसमें से सबसे बड़ा वृत्त, जिसमें से सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त होता है। सबसे बड़ा, ये बीच का सबसे बड़ा ये सर्कल होगा, सबसे बड़ा वृत्त विषुवत वृत्त होता है, इसलिए इसे ग्रेट सर्कल, इंग्लिश में लिखेंगे ग्रेट सर्कल, हिंदी में महान वृत्त, महान वृत्त कहा जाता है। आदित्य बताएंगे बेटा, सब बताएंगे, रुक तो जाओ थोड़ा सा, एक एक करके बात कर रहे हैं, देखो, है ना, सब बताएंगे। तो महान वृत्त कहा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, सभी अक्षांश वृत्त, सभी अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे को कोई काटेगा नहीं, देखो सब एक दूसरे के पैरेलल है। सभी अक्षांश वृत्त एक दूसरे के समानांतर पाए जाते हैं, सभी अक्षांश वृत्त एक दूसरे के पैरेलल, समानांतर होंगे दोस्तों, समानांतर पाए जाते हैं, समानांतर पाए जाते हैं, जिनके मध्य की औसत दूरी, दो अक्षांश वृत्तों के बीच की औसत दूरी है ना, तो जिनके मध्य की औसत दूरी 111.32 किलोमीटर, दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी ये होती है दोस्तों 111.32 किलोमीटर की होती है। ये एवरेज डिस्टेंस है, 111.32 किलोमीटर की प्राप्त होती है। पूर्ण विराम लगाएंगे, लेकिन यह ध्यान रहे कि, अंडरलाइन करके बात लिखना, बहुत महत्वपूर्ण लाइन बोल रहा हूं, लेकिन यह ध्यान रहे कि विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत से ध्रुवों की ओर जाने पर, ध्रुवों की ओर जाने पर पृथ्वी की बढ़ती वक्रीयता, पृथ्वी का कर्व, क्योंकि ध्रुव चपटे है ना, तो कर्व बढ़ता जाएगा, पृथ्वी की बढ़ती वक्रीयता के कारण, पृथ्वी की बढ़ती वक्रीयता के कारण दो अक्षांशों के मध्य की दूरी, दो अक्षांशों के मध्य की दूरी क्रमशः बढ़ती जाती है। आंशिक ही बात है दोस्तों, लेकिन बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्रमशः क्या होती है दोस्तों? बढ़ती जाती है। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम। फिर लिखना है, ये लिख दिया आपने ना कि दो अक्षांशों के बीच की दूरी का क्या फर्क पड़ता है, फिर लिखना है। अंतिम बात की ओर अक्षांश की विशेषताओं में बढ़ते हैं। लिखिए, लिखे ध्यान से, 45 डिग्री की अक्षांश रेखा, 45 डिग्री की अक्षांश रेखा की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है, विषुवत रेखा की आधी होती है। पूर्ण विराम, बात समाप्त। तो ये है दोस्तों अक्षांश रेखाओं की विशेषताएं। तो अब आपको चित्र बनाना है, ऐसा नहीं कि चित्र बनाने से छोड़ देना, आप बचोगे। यहां पर सब करना है। एक तो पहला चित्र आपको अक्षांश बिंदु के संदर्भ में इसका बनाना है, ये एक चित्र बनेगा, और जो दूसरा चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा? दो चित्र बनाने हैं आपको। एक चित्र आपको ऐसे बनाना, सॉरी, एक चित्र आप ऐसा बनाओगे, दिस वन, ये हो गया। फिर मध्य से इक्वेटर गुजर जाएगा, फिर दोनों ओर दोस्तों, इधर 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 इधर, कुछ ऐसा। तो इस गोलार्ध में भी इधर ऐसा बनेगा। यह है अक्षांश रेखाएं। यहां प्राप्त होगा नॉर्थ पोल, यहां प्राप्त होगा साउथ पोल, ये प्राप्त होता है 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये प्राप्त होगा इधर की दिशा में लिखेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो इधर की दिशा में लिखेंगे सदर्न हेमिस्फीयर, ऐसा लिखेंगे। ये सब है अक्षांश रेखाएं। तो इसमें आपने दिखाया था अक्षांश बिंदु, तो इसमें आप दिखा रहे हैं अक्षांश रेखाएं, इसमें आप अक्षांश रेखाएं दिखा रहे हैं। ये दोनों के दोनों चित्र बनाएंगे। एकदम मैं साइड में खड़ा हूं बोर्ड दोस्तों, ताकि बोर्ड दिखे। क्लास में एक उल्लू टाइप का विद्यार्थी है, एकदम उल्लू टाइप का है, एकदम बेहद उल्लू टाइप का। जैसे बोर्ड भरा होता है तो शिक्षक किनारे खड़ा हो जाता है ताकि बोर्ड खड़ा हो, तो क्या लिखता है, मतलब उल्लुओं को समझ में भी नहीं आता है कि वो लिख क्या रहा है, क्या लिखता है। देखो उसकी बेहूदगी की हद देखो, लैंग्वेज देखो उसकी। अब मैं उसको उल्लू नहीं बोलूं तो क्या बोलूं, इससे ज्यादा उल्लू हो कौन सकता है। लिखता कि देखो 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 टीचर किनारे जा रहा है, किताब देखने गया होगा, कुछ भूल गया होगा, या कि तुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है कि तूने किस संस्था का चयन किया है। देखने का, किताब देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसके लिए देखने जाते, ये दूरी है। तो ये भी दिखा देते हैं, बिटिया को यकीन हो जाए कि भारत भी है कि नहीं है। कहा गया, ये देख भारत है, भारत की भी अक्षांश देशांतर रेखाएं सब दिखाएंगे। भारत भी लाए तेरे लिए, क्योंकि मुझे पता होता है, बहुत दिनों से पढ़ाते हो गया कि बच्चों के ये भी प्रश्न हो सकते हैं, सब दिखाएंगे बेटा, बस रुक जा, एक एक कदम पढ़ते चले जाओ, बस इतना कहना चाहूंगा। पूजा इनके दम अंडर एस्टिमेट करने के नहीं, वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते बिटिया। तुम एफिशिएंट होता है, लेकिन एक यूपीएससी एस्पायरेंट की जरूरत यह होती है कि विषय को कॉन्फिडेंट, विषय को एकदम अपने ग्रिप में रखने के लिए एटलीस्ट बेसिक लेवल की कुछ किताबें पढ़ लिया जाए।
ठीक है, तो पुस्तकों को पढ़ने से हम कभी मना नहीं करते बेटा, पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। वो भरोसा दिलाती है, आपको विश्वास दिलाती है, ना केवल भरोसा एवं विश्वास दिलाती है बल्कि आप में सार्थकता का बोध कराती है, इसलिए किताबें पढ़नी चाहिए। बना लिया आपने चित्र, अक्षांश रेखाओं की बात आ गई। अब हम बात करेंगे देशांतर रेखाओं की। हेमिस्फीयर का मतलब होता है गोलार्ध बेटा, ध्रुव का मतलब होता है पोल। हो गया, इतनी बात हो गई। अब ये हो गई तो अक्षांश के बाद अब हम लोग आते हैं किसमें, देशांतर रेखाओं में। ये एक चित्र सामने आपके है जिसमें अक्षांश और देशांतर दोनों को हमने दिखाया हुआ है। ठीक है, दोनों को हमने दिखाया हुआ, अक्षांश एवं देशांतर। तो अब आपको क्या पढ़ना है, देशांतर बिंदु एवं देशांतर रेखाएं। जैसे आपने अक्षांश में पढ़ा तो देशांतर बिंदु भी पढ़ना है और देशांतर रेखाएं भी पढ़ना है। ये कौन सी होंगी, ये क्या होंगी, परिभाषा तो बताएं तो बहुत सरल हो जाती है। सभी पाटिल नहीं पता, तुम्हारे प्रश्न को नहीं देखा। ठीक है, अब इधर देखने लगूंगा तो और नहीं देख पाऊंगा। यहां ध्यान से देशांतर बिंदु एवं रेखाओं के संदर्भ में परिभाषा बताएं तो बड़ी सरल हो जाती है कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह रेखा जो पृथ्वी के सतह से गुजरती है। फिर से बोलूंगा, परिभाषा अगर देशांतर रेखा की बताना चाहूं तो कितनी सरल है। देखो कि उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से गुजरती है उसे देशांतर रेखा कहा जाता है। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? पर तकनीकीगत अर्थों में इसे हम पहले देशांतर बिंदु को समझेंगे। देखना यहां पर ध्यान से, देशांतर बिंदु को आप सभी जानते हैं कि माना कि यह है हमारी पृथ्वी, पृथ्वी के मध्य से गुजर रहा विषुवत रेखा। तो विषुवत रेखा अपने आप में रेखा नहीं बल्कि सर्कल है। विषुवत रेखा रेखा नहीं है बल्कि क्या है दोस्तों क्या है, वृत्त है। मैंने बताया है कि दोनों ध्रुवों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे के सारे अक्षांश रेखाएं कंप्लीट सर्कल प्राप्त होती है, जिसमें से इक्वेटर ग्रेट सर्कल कहलाता है। इक्वेटर क्या कहलाता है, ग्रेट सर्कल कहलाता है। आप सबने बचपन से पढ़ा होगा दोस्तों, आप सबने बचपन से पढ़ा होगा कि अगर ध्यान से, अगर हम किसी सर्कल को एंगुलर डिस्टेंस में बांटना शुरू कर दें, किसी भी सर्कल को एंगुलर डिस्टेंस में बांटना शुरू कर दें तो उस सर्कल में कुल कितने हो जाते हैं, कुल कितने एंगल प्राप्त होते हैं दोस्तों? तो प्रत्येक सर्कल 180 डिग्री में बटा होता है और कुल मिलाकर एक गोलार्ध में 180 अर्थात जीरो से लेकर यहां तक जब आप आते हैं तो 180 डिग्री हो जाएगा। फिर इधर से इधर आप आते हैं तो कुल मिलाकर 360 डिग्री हो जाएगा। यहां से यहां गए आप तो 180 डिग्री हुआ और यहां से यहां आए तो फिर से 180 डिग्री मिलकर 360 डिग्री हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर एक लाइन आपने बचपन से जियोमेट्री में पढ़ा है कि अगर किसी एक सर्कल की कुल माप एंगुलर माप ली जाए तो कंप्लीट सर्कल में दो 180 डिग्री की वैल्यू प्राप्त होती है। दो 180 डिग्री की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि कुल सर्कल का जो वैल्यू है वो 360 डिग्री की आती है। 180 डिग्री के माप में एक ऋजु रेखा प्राप्त होती है, एक समरेखा प्राप्त होती है, लेकिन जब दूसरे तरफ भी आप पूरा घूम जाते हैं तो वह कुल कितने डिग्री हो जाता है, 360 डिग्री की माप होती है। तो दोस्तों इसी तरह से पृथ्वी के केंद्र के सापेक्ष यदि विषुवत रेखा पर हम बिंदुओं को अंकित करना शुरू करें, यदि विषुवत रेखा पर एंगुलर डिस्टेंस के बिंदुओं को अंकित करना शुरू करें तो विषुवत रेखा कुल 360 डिग्री में विभाजित होगी और यही 360 डिग्री पृथ्वी में पाई जाने वाली कुल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। क्या होती है? 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। अब 360 देशांतर रेखा कैसे हुई? क्योंकि जो ये जो हमारा सर्कल प्राप्त हुआ है ना, इसमें 360 बिंदु प्राप्त होंगे। मैंने क्या कहा आपको, ये कितने एंगुलर डिस्टेंस में बटेगा? ये 360 एंगुलर डिस्टेंस में बटेगा। तो पहले प्राप्त होते हैं 360 बिंदु। अब उन बिंदुओं को आप ध्रुवों से मिला दे। किससे मिला दे? ध्रुवों से मिला दे। जैसे एक उदाहरण देता हूं, एक उदाहरण मैं यहां देना चाहूंगा आपको कि मान लो कि यहां पर हमने यहां पर नोटिस करना, हमने यहां पर एक इक्वेटर बनाया। अब इक्वेटर में यहां मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री तो यहां 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 90 डिग्री, मतलब ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। इधर भी ऐसे 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 बढ़ते जा रहे हैं। मतलब ये डिग्रीज वैल्यू प्राप्त हो रही है, ये डिग्रीज वैल्यू प्राप्त हो रही है। तो यहां पर ये जितने डिग्री की वैल्यू प्राप्त हो रही है बेसिकली ये देशांतर बिंदु है। जैसे मान ले कि यहां पर हमने देखा कि ये 45 डिग्री की वैल्यू है, यहां पर हम देख रहे हैं कि ये 90 डिग्री की वैल्यू है। समझना, तो 45 डिग्री के देशांतर को प्राप्त करना है तो हमें ये नॉर्थ पोल हो गया, यहां पर ये साउथ पोल हो गया। अब इसको हम मिला दे तो 45 डिग्री हो गया। 60 को प्राप्त करना तो इसको मिला दिया तो 60 प्राप्त हो गया। अगर हमें 70 प्राप्त करना तो मिला दिया 70 प्राप्त हो गया। इसी तरह दूसरी तरफ से मिला दिया, वो वैल्यू प्राप्त हो गई, वो वैल्यू प्राप्त हो गई, ये वैल्यू। तो वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें यहां पर विषुवत रेखा को एंगुलर डिस्टेंस में बांटना होगा और वो जो एंगुलर डिस्टेंस के बिंदु प्राप्त होंगे वो देशांतर बिंदु प्राप्त होंगे एवं उस बिंदु को ध्रुवों से मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा प्राप्त हो रही होती है उसे ही हम देशांतर बिंदु कहते हैं। यह तकनीकीगत परिभाषा है, पर तकनीकीगत परिभाषा जब बच्चों को दिक्कत आने लगती समझने में तो शिक्षक सरल करके क्या बता देता है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी की सतह से गुजरती है उसे ही हम क्या कह देते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार से बात शिक्षक करता है दोस्तों। तो मैं दोनों बातें लिखा देता हूं, पहले तकनीकीगत बात लिखा देता हूं फिर सरल बात लिखा देता हूं। तो लिखो सभी के सभी, लिखो पृथ्वी के केंद्रीय अक्ष, पृथ्वी के केंद्रीय अक्ष के सहारे, देखो इसमें कितने अच्छे से बने हुए हैं देशांतर बिंदु। ये 0 डिग्री का देशांतर बिंदु है, फिर ये 10 डिग्री का है, ये 20 डिग्री का है, ये 30 डिग्री का है, ये 40 डिग्री का है, ये 50 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये 80 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। ये सारे इधर इसी तरह से इधर की ओर भी बने, आप देखोगे ये सारे के सारे क्या बने हैं, देशांतर बिंदु बने हुए हैं। तो पृथ्वी के केंद्रीय अक्ष के सहारे विषुवत रेखा पर अंकित कोणीय दूरी के बिंदुओं को, कितना अच्छा चित्र आपके लिए बना हुआ दोस्तों, ये कोणीय दूरी के बिंदुओं को
बिंदुओं को देशांतर बिंदु कहा जाता है, देशांतर बिंदु कहा जाता है। तो आप देशांतर रेखा भी इसे परिभाषित कर देते हैं, पूर्ण विराम लगाकर लिखेंगे एवं एवं उस कोणीय दूरी के बिंदु को जिसको आपने ज्ञात किया है, मान लीजिए आपने 40 डिग्री ज्ञात किया, 40 डिग्री वाले बिंदु को, तो उस कोणीय दूरी के बिंदु को दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, दोनों ध्रुवों से मिलाने वाली काल्पनिक रेखा देशांतर बिंदु, देशांतर रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा कहलाती है। पूर्ण विराम। अब सरल अर्थ में इसी बात को लिखा जाता है इसी पैरा में, अर्थात उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के सतह से गुजरती है, जो पृथ्वी के सतह से गुजरती है उसे ही देशांतर रेखा कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। पूर्ण विराम। बात समाप्त, पूर्ण विराम। अब हेडिंग देंगे सभी देशांतर रेखाओं की विशेषताएं, देशांतर रेखाओं की विशेषताएं। चलो विशेषता में पहली विशेषता लिखो, लिखे लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान, लंदन के समीप ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर, प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर, यामोत्तर भी देशांतर का ही नाम है, प्राइम मेरिडियन, प्रधान देशांतर या प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं। प्रधान यामोत्तर रेखा कहते हैं, जिसे 0 डिग्री से देखो यहां पर ये 0 डिग्री है, दिस वन, ये 0 डिग्री ऊपर से नीचे जो आ रही है ये 0 डिग्री लाइन है, जिसे 0 डिग्री से, यहां पर देखो 0 डिग्री लिखा है, 0 डिग्री से निर्धारित किया जाता है या दिखाया जाता है, 0 डिग्री से दिखाया जाता है। पूर्ण विराम लगाकर नेक्स्ट पॉइंट, नहीं यही इसी पॉइंट लिखेंगे, यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देता है, यह पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर देता है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। देशांतर रेखा पूर्व एवं पश्चिम में बांटता है, जबकि अक्षांश रेखा उत्तर एवं दक्षिण में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध। अब इसके लिए एक चित्र आपको बनाना है, और चलो मैं यहां पर आपको चित्र दिखाता हूं, ठीक है। एक अच्छा सा चित्र बना देंगे इसके लिए। माना कि ये है, इसके संदर्भ में दोस्तों चलो मध्य से गुजरने वाली एक रेखा, यहां हम इक्वेटर बना देते हैं, ऑलमोस्ट इक्वेटर है। इक्वेटर के संदर्भ में यहां से आप देखोगे तो एकदम मध्य से गुजरती हुई जो ये रेखा आपको प्राप्त हो रही है, दिस वन इज प्राइम मेरिडियन। 0 डिग्री से दिखाएंगे, प्राइम मेरिडियन को किससे दिखाएंगे? 0 डिग्री से दिखाएंगे, 0 प्रदर्शित हो जाएगी, 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब दोनों और 0 डिग्री की एक बड़ी अभिन्न विशेषता है कि इसके इधर का भाग कहलाता है पूर्वी देशांतर, ईस्ट, पूर्वी के लिए ई शब्द लिख देते हैं, और इससे इधर का भाग कहलाता है पश्चिमी देशांतर, जिसे लिख देते हैं डब्ल्यू। डब्ल्यू का मतलब हो गया वेस्ट। ये पूर्वी देशांतर हो गया और ये पश्चिमी देशांतर हो गया, और ये प्राइम मेरिडियन हो गया। अब प्राइम मेरिडियन के सापेक्ष यहां पर हम वक्र रेखाएं खींचते हैं, दिस वन, ये वक्र रेखाएं आ रही हैं दोस्तों, दिस वन, ये वक्र रेखाएं आ रही हैं, दिस वन, ये वक्र रेखाएं ही देशांतर है। इन वक्र रेखाओं को ही हम किस नाम से जानते हैं? इन्हें ही हम देशांतर रेखाओं के नाम से संबोधित करते हैं, दिस वन। तो ये हो गई देशांतर रेखाएं, इधर पूर्वी देशांतर हो गई और इधर पश्चिमी देशांतर, ठीक है। ये वाला चित्र बनाएंगे आप सभी। ये तो इक्वेटर है, ये 0 डिग्री है, इक्वेटर है। 0 डिग्री इधर वालों को नॉर्थ में बांट देता है और इधर वालों को किस में बांट देता है? साउथ में बांट देता है। पर जो प्राइम मेरिडियन है लाल रंग से मैंने दिखाया, ये 2 गोलार्ध में बांटेगा, इधर पूर्वी और इधर पश्चिमी, ऐसा चित्र बनाएंगे, सिंपल केवल ऐसा चित्र बनाएंगे पहले। ये है आपकी देशांतर रेखाएं। सचिन सरोज समझ नहीं आ रहा, अच्छी बात है बेटा, बहुत सारी चीजें समझने की नहीं होती हैं। अब इससे ज्यादा मैं समझा नहीं सकता। सचिन तुम ये मान लो कि तुम्हें समझाने वाला शिक्षक बुद्धू है, ये तुम मान लो, स्वीकार कर लो, बहुत अच्छा होगा, खुश रहोगे तुम। पढ़ना बस मत, समझ नहीं आ रहा। ओके, कुछ बच्चों के मैनेजमेंट वाले क्वेश्चन है, उनका जवाब मेरे पास नहीं होता, दूसरी क्लास कब शुरू होगी, मेरे पास नोटिफिकेशन क्यों नहीं आता, फिर वो बच्चे लिख रहे हैं सर आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे। अरे भाई मैनेजमेंट काम टीचर करें, टीचर को पता भी नहीं होता है, टीचर को अपना कोर्स पढ़ाना होता है, अपना क्लास पढ़ाना होता है। अब ये मुझे कैसे पता होगा आपकी दूसरी क्लास कब होती है, क्यों होती है, कैसे होती है, कौन पढ़ाता है, ये मैं कैसे बता सकता हूं?
बन गया सभी का। तो अब विशेषताओं में आगे बढ़ते हैं। दूसरी विशेषता एक एक करके समझना, बहुत अच्छे से समझना। दूसरी विशेषता में, आयुष चलो बेटा पढ़ो। दूसरी विशेषता लिखना कि आपने प्राइम मेरिडियन को तो लिख दिया कि ये प्राइम मेरिडियन है, ये ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है, ये ईस्ट और वेस्ट में बांट देती है। फिर अब आगे दूसरा बिंदु लिखेंगे, लिखो पृथ्वी में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध, पृथ्वी में पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध को मिलाकर कुल 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं। 360 देशांतर रेखाएं पाई जाती हैं, कुल 360 देशांतर रेखाएं। लेकिन यह अवश्य ध्यान रखें कि बहुत महत्वपूर्ण लाइन, बहुत महत्वपूर्ण लाइन, 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम, ईस्ट और वेस्ट, 180 डिग्री, ताजवीर चलेगा बेटा, 180 डिग्री पूर्व या पश्चिम की देशांतर रेखा क्या है? वॉट? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन। अब आप पूछोगे कैसे? अब इसके लिए मुझे जवाब देना होगा, तो इसके लिए कोई कागज तो नहीं पड़ा, पर यहां पर कुछ टिश्यू पेपर पड़े हैं दोस्तों। इन टिश्यू पेपर से मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। पेन है क्या? देख लेता हूं कुछ, अगर पेन है, लेकिन पेन में रिफिल नहीं है तो मैं कैसे आपको समझाऊंगा? ये तो बड़ी विडंबना हो गई, पर कोई बात नहीं, समझाऊंगा, सब समझाऊंगा बेटा, सब समझाऊंगा। देखो टिश्यू पेपर से मैं समझाता, पर कोई बात नहीं है, पेन नहीं है तो नहीं समझ पाओगे टिश्यू पेपर में। यहां से समझो इस तरह से, जैसे 0 डिग्री है तो 0 डिग्री से पूर्व की ओर जाओगे तो ये वाली जो देशांतर प्राप्त होगी, ध्यान से देखना, ये वाली जो देशांतर रेखा प्राप्त होगी, ये वाली देशांतर, ये देशांतर रेखा है दोस्तों 180 डिग्री ईस्ट। इसी तरह से जब पश्चिम की ओर आओगे तो पश्चिम की ओर आने के क्रम में ये वाली जो देशांतर रेखा पाई जाती है, ये है 180 डिग्री वेस्ट। मतलब इधर से आते जाओगे तो 1 2 3 4 5 6, मतलब यहां जो अंतिम देशांतर रेखा पाई जाएगी वो 180 डिग्री वेस्ट होगी। तो यहां पर इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट करो चित्र में, और ये जो पाई जाती है वो 180 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा है। तो ध्यान से, अगर पृथ्वी चपटी होती का मतलब कैसा? यहां पर कुछ चित्र मैंने इसके लिए भी लाइव हुए हैं, कुछ चित्र इसके लिए भी लाइव है। ऐसी होती पृथ्वी हमारी, ऐसी होती पृथ्वी हमारी चपटी, ऐसी होती तो मैं ये मान लेता कि इनकी डिग्री मान, इनकी डिग्री वैल्यू कुछ ऐसा ही दिखाई देता आपको, जैसे दिख रहा आपको कि मान लो कि ये है 180 डिग्री, ये देखो लाइन पूरे मैप में देखो आपको, ये है आपकी 0 डिग्री जिसको आप प्राइम मेरिडियन के नाम से जानते हैं। इधर की ओर जब आप आते हैं तो यह है पूर्वी देशांतर, ईस्ट लॉन्जिट्यूड से दोस्तों, और इधर की ओर जब आप आते हो तो यह है पश्चिमी देशांतर, अर्थात यह वेस्ट लॉन्जिट्यूड है। तो इधर की ओर आते आते जो यहां से गुजरेगी इस किनारे से, मतलब अलास्का के इस किनारे से, ये अलास्का है, अलास्का मतलब ये यूएसए का एक प्रांत है, 150वां प्रांत है, 149वां प्रांत है। तो ये अलास्का के पास से जो गुजर रही है एक देशांतर रेखा, ये है दोस्तों 180 डिग्री वेस्ट। लेकिन यहां पर देखो, यहां अलास्का के किनारे ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये साइबेरिया का चुकची लैंड कहलाता है। साइबेरिया का ये चुकची लैंड का क्षेत्र है, इसके पास से ये लाल रंग की जो गुजर रही है देशांतर रेखा, ये है 180 डिग्री वेस्ट। आप बोलोगे सर सीधी सीधी क्यों नहीं बना रहे हो आप? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? तो मैं बोलूंगा हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं इसीलिए इसको टेढ़ा मेढ़ा बना रहा हूं। तो बताऊंगा ना दोस्तों कि मैंने टेढ़ा मेढ़ा क्यों बनाया, सब कुछ बताऊंगा कि इसको टेढ़ा मेढ़ा, बाकी तो सीधा बना रहा हूं, इसको टेढ़ा मेढ़ा क्यों बना रहा हूं। आपके हर प्रश्न का जवाब होगा, पर थोड़ा पेशेंस रखोगे तब। तो मत लिख सुजीत प्रजापति, बिल्कुल मत लिख। तू तुझे लिखने के लिए मन नहीं करता तो मत लिख यार, कम से कम ये तो सोच कि कौन से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अगर लिखेगा नहीं, फैक्ट्स नहीं लिखेगा, कॉन्सेप्ट नहीं लिखेगा, बातें नहीं लिखेगा, तो कैसे मेमोराइज करेगा? अभी पता है तुझे कितने विषय पढ़ने हैं, तुझे नहीं मन करता तो मत लिख, ज्ञान मत दे, अपना ज्ञान अपने पास रख बेटा, तू बहुत खुश रहे, मस्त रहे। तेरे ज्ञान की इस कक्षा में किसी को जरूरत नहीं है, शिक्षकों को तुम्हारी जरूरत होने का प्रश्न ही नहीं है। तू मत लिख, मजे से रहे, खूब खुश रहे, ठीक है। अब एक ये है तैयबा, इसको अक्षांश और देशांतर में अंतर नहीं समझ में आया, क्या करना है अंतर बेटा? मुझे भी समझ में नहीं आया, मैं ये मान ले, ठीक है। ओके, आ जाए यहां पर, आओ बेटा सब ध्यान से। मैंने क्या कहा कि इधर की ओर आओगे तो 180 डिग्री ईस्ट ये है, इधर और जाओगे तो 180 डिग्री वेस्ट ये है। लेकिन समस्या एक ये उत्पन्न हो रही है कि पृथ्वी चपटी नहीं है, पृथ्वी टूटी नहीं है, बल्कि पृथ्वी गोल है। समझ रहे मेरी बात की नहीं? ये क्या समझोगे कि पृथ्वी चपटी नहीं बल्कि पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो जब पृथ्वी को मान लो कि इसी बोर्ड को आप उठा के घुमा सकते और घुमा के मोड़ सकते, तो जैसे उठाकर घुमाओगे ना दोस्तों, तो ये वाली रेखा और ये वाली रेखा आपस में जुड़ जाएंगी। ये दोनों रेखाएं अलग नहीं रह पाएंगी, ये दोनों रेखाएं आपस में जुड़ जाएंगी। सपोज समझना यहां पर समझो, ये टिश्यू पेपर है, ये टिश्यू पेपर का ये जो बीच की लाइन है, ये जो बीच में दिख रहा है, बीच की लाइन दिख रही है, ये बीच की लाइन 180 डिग्री, ये 0 डिग्री है। इस किनारे का बिंदु जो ये मेरे लेफ्ट हैंड में है और इस किनारे का बिंदु जो राइट हैंड में है, इन दोनों किनारों के बिंदुओं पर 180 डिग्री एक तरफ ईस्ट है, एक तरफ वेस्ट है। अब पृथ्वी ऐसा नहीं है, बल्कि पृथ्वी को उठाओ और पृथ्वी को उठाकर घुमाकर गोल कर दो। जैसे गोल कर दोगे तो ये 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट की लाइन आपस में क्या हो जाएंगी? कॉमन हो जाएंगी, उभयनिष्ठ हो जाएंगी। ये दो अलग अलग लाइन नहीं रह जाएंगी। समझ पा रहे मेरी बात की नहीं? तो ये उभयनिष्ठ बिंदु प्राप्त हो गया। तो यही लाइन मैंने लिखाया है,
कि जब जब 180 डिग्री ईस्ट एवं वेस्ट को हम देखते हैं, वेस्ट को देखते हैं, तो दोस्तों बेसिकली यह दोनों की दोनों लाइनें अलग नहीं, एक कॉमन लाइन प्राप्त होती है। तो इस तरह से इस कॉमन पॉइंट्स को देखकर कुल कितनी देशांतर रेखाएं प्राप्त हो रही हैं, मैंने यहां आपको समझाया कि 360 देशांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं। तो नेक्स्ट विशेषता लिखो, नेक्स्ट विशेषता लिखो। लिखो, प्रत्येक अक्षांश रेखा, प्रत्येक अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब अर्धवृत्त, अर्धवृत्त प्राप्त होती है। अर्धवृत्त, अर्धवृत्त का मतलब क्या, जैसे यहां पर देखो एक बिंदु यहां से उठाया, एक रेखा यहां से लेकर यहां तक खींचा, ये समाप्त, उसे पीछे ले जाने की जरूरत नहीं, पीछे की तरफ दूसरा देशांतर प्राप्त हो रहा है, पीछे की तरफ दूसरा देशांतर प्राप्त हो रहा है। ओके महक भाटी, ओके मैक बेटा, चलो आगे बढ़ते हैं। तो प्रत्येक देशांतर के बारे में, जैसे अक्षांश को हमने लिखाया था कि वो कंप्लीट सर्कल प्राप्त होता है, बट ये कंप्लीट सर्कल नहीं प्राप्त होते, बल्कि इसकी अपनी विशेषता है कि ये हाफ सर्कल प्राप्त होता है। हाफ सर्कल के लिए इंग्लिश में कहते हैं सेमी सर्कल। तो क्या लिखा आपने कि प्रत्येक देशांतर रेखा एक अर्धवृत्त, सेमी सर्कल, सेमी सर्कल प्राप्त होती है, सेमी सर्कल प्राप्त होती है, अर्धवृत्त प्राप्त होती है। लिखो, यदि उसे पूर्ण वृत्त बनाना हो, पूर्ण वृत्त बनाना हो, कंप्लीट सर्कल बनाना हो तो पीछे के देशांतर रेखा से जोड़ना होगा। पीछे का देशांतर रेखा आपको नहीं दिख रहा, लेकिन जैसे मान लो ये है, इसको अगर कंप्लीट सर्कल बनाना है तो यहां तक पहुंचा, तो ये पीछे वाली जो ये देशांतर रेखा पीछे जा रही होगी, उसको ले आके जोड़ना पड़ेगा, और उसको ले आके जब आप जोड़ेंगे, यहां पीछे जो जा रही है तो उसको ले आके जोड़ देंगे तो कंप्लीट सर्कल बोल बनेगी। लेकिन इसका एक नियम है, इसके लिए कैलकुलेशन है, इसका एक नियम है, दूसरा एक कैलकुलेशन है। इसके लिए कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए क्या करेंगे, पीछे के देशांतर को जोड़ना होगा। लिखो, इसके लिए हम निम्नलिखित तरीके को अपनाते हैं। कौन सा तरीका अपनाएंगे, निम्नलिखित तरीके को अपनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक मैंने आपको कैलकुलेशन दे दिया, कैलकुलेशन क्या है ध्यान से रखना, पहले कई कैलकुलेशन देते हैं, आप लोग बताएंगे, है ना, आप लोग जवाब देंगे। मान लीजिए मैंने कहा कि 20 डिग्री ईस्ट देशांतर को अगर हमें पूर्ण वृत्त बनाना है तो किस देशांतर रेखा के साथ जोड़ना होगा। कुछ बच्चों ने पूछा मेंस में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये मेंस का टॉपिक नहीं है, प्रीलिम्स का है। फिर से सुनना, कुछ बच्चों का ये भी प्रश्न है कि पीडब्ल्यू की बुक से पढ़ डालें, बिल्कुल पढ़ डालो, कोई बुराई नहीं है, मस्त है, शानदार है। कुछ का प्रश्न है कि क्या खुल्लर की बुक फॉलो करें, बिल्कुल फॉलो करो, अच्छा लगेगा। फिर बढ़ते हैं आगे। आपको प्रश्न दिया कि सपोज 20 डिग्री ईस्ट की देशांतर रेखा आपके पास है। अब आपको ये सेमी सर्कल है, अगर आपको कंप्लीट सर्कल बनाना है तो इसके लिए आपको किस वाली देशांतर रेखा से जोड़ना होगा, तो पीछे के देशांतर से जोड़ना होगा। लेकिन पीछे के देशांतर को निकालने के लिए आपको क्या सूत्र का उपयोग करना है, सबसे पहले ईस्ट है तो ईस्ट के स्थान पर वेस्ट कर देंगे, और जितना डिग्री दिया है उसको 180 से घटा देंगे, अर्थात 180 डिग्री वेस्ट माइनस 20, तो ये आ गया 160 डिग्री वेस्ट। आपका जवाब हो गया दिस वन। इसे कंप्लीट सर्कल बनाने के लिए 20 डिग्री वेस्ट की जरूरत नहीं है बेटा, इसके लिए 160 डिग्री वेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत पड़ेगी 160 डिग्री वेस्ट की जरूरत पड़ेगी। लिख लिया ना। अब दूसरा इसे पे लिखते हैं, ऐसे करते रहना। दूसरा वैभव, ओके बेटा, चलो ठीक है, ऐसे लिखते रहना, ठीक है ना। अब दूसरा उदाहरण देते हैं। माना कि हमने दे दिया आपको दे दिया कि 135 डिग्री वेस्ट है। अब इसको कंप्लीट सर्कल बनाना है तो कौन सा डिग्री चाहिए, तो वेस्ट है तो आप सबसे पहले ईस्ट लिख देंगे, और ईस्ट लिखकर आप इसको 180 डिग्री से माइनस कर देंगे, 135, तो ये आ गया आपका 5, अब ये आ गया आपका 4, ये आ गया 0, ये आ गया आपका ईस्ट, अर्थात आपको 45 डिग्री ईस्ट की जरूरत पड़ेगी जिससे एक कंप्लीट सर्कल बन जाए। मैं यही बोलता, छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा दोस्तों आज, छोटे छोटे कैलकुलेशन की क्लास। एक तीसरा एग्जांपल दे देता हूं, कुछ भी ऐसा तीसरा एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए तीसरा एग्जांपल है, सभी बच्चे निकालकर मुझे तुरंत बताएंगे, मैं नहीं कैलकुलेट कर रहा, मुझे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। शुभम, ओके बेटा, ओके बढ़े आगे। चलो, तो थर्ड में मैं आपको एक एग्जांपल फिर से पूछ रहा हूं कि अगर आपको हमने 65 डिग्री ईस्ट लॉन्जिट्यूड दे दिया, मतलब 65 डिग्री पूर्वी देशांतर दे दिया, यहां लिख देता हूं 65 डिग्री ईस्ट। अब इसे आपको कंप्लीट सर्कल बनाना है तो आपको किस देशांतर की जरूरत पड़ेगी, जल्दी से बताओ, इसके लिए किस देशांतर की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब, सभी बच्चों के सही जवाब। एक ने लिखा 125, 125 कैसे कैलकुलेशन निकाला बेटा, बिल्कुल सही जवाब, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सही जवाब है। ईस्ट है तो चले जाएंगे वेस्ट में, और 180 से इसे घटा देंगे, माइनस आ गया ये कितना, ये आ गया 65, तो यहां आ गया 5, और ये आ गया दोस्तों 1, और ये आ गया 1, अर्थात आपको चाहिए 115 डिग्री वेस्ट, जिससे यह कंप्लीट सर्कल बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है। अब देखो, इसको भी, इतने सरल कैलकुलेशन को भी कुछ बच्चे 125 डिग्री बता रहे हैं। ऐसी जल्दबाजी में तो सब खराब कर लोगे आप, सब खराब कर लोगे।
ठीक है, गुड। ये है, तो ध्यान रखना कि ऐसा अगर कभी भी प्रश्न पूछता है तो आपको इस कैलकुलेशन का उपयोग करना होगा। इस कैलकुलेशन के माध्यम से ही आपको आंसर निकालना है। अब आगे अभी और विशेषताएं बताते हैं, और विशेषताएं। तो नेक्स्ट विशेषता लिखो देशांतर रेखा की। देशांतर रेखा भी समाप्त नहीं हुआ, अभी और पढ़ना देशांतर रेखा के बारे में। लिखे देशांतर की अगली विशेषता कि लिखे दो देशांतर रेखाएं, रेखाएं रेखाएं ध्यान से, दो देशांतर रेखाएं। यहां मैं एक दूसरा चित्र निकाल लूं फिर ये बात को समझाऊं। यस, दो देशांतर रेखाएं ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः, ध्रुवों की ओर जाते हुए क्रमशः एक दूसरे के समीप आती हुई, एक दूसरे के समीप आती हुई बिंदु पर मिल जाती है। बिंदु पर मिल जाती है। विषुवत रेखा पर तो चौड़ी है, धीरे धीरे उत्तर या दक्षिण जाएगी तो सक्रिय होती जाएगी। आपस में समीप आती हुई बिंदु पर मिल जाती है, अर्थात विषुवत रेखा के समीप उनके मध्य की दूरी, उज्जवल मोस्ट वेलकम बेटा उज्जवल सिंह। ओके, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी कहा विषुवत रेखा पर, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी विषुवत रेखा पर यदि 111.35 किलोमीटर की, 111 कहीं 35 32 3 3 3 ऐसा लिखा सब चलेगा, 111.35 किलोमीटर की प्राप्त होती है तो ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा में यह दूरी है दो देशांतर के मध्य की 111.35 की, तो ध्रुवों की ओर जाने पर इसमें मतलब इस दूरी में क्रमशः कमी आती जाती है। क्रमशः ध्रुवों की ओर दो देशांतर रेखाएं आपस में पास होती चली जाएंगी, क्रमशः कमी होती जाती है। पूर्ण विराम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो सुप्रिया। ओके बेटा, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। क्या लिखोगे नेक्स्ट पॉइंट? बहुत अच्छे से हर एक बिंदु को लिखो। प्रत्येक अक्षांश एवं देशांतर, प्रत्येक अक्षांश एवं देशांतर एक दूसरे को लंब पर काटती है। लंब पर काटने का मतलब है लंब पर काटने का मतलब 90 डिग्री। प्रत्येक अक्षांश एवं देशांतर एक दूसरे को लंब पर काटती है, लंब पर काटती है, एकदम लंब पर, वर्टिकल हो जाएंगे, लंब पर काटती है। तो लास्ट पॉइंट लिखिए, दो अक्षांश एवं दो देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, दो अक्षांश एवं दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र ग्रिड, GRID, ग्रिड कहलाता है। ग्रिड कहलाता दोस्तों, ग्रिड कहलाता है। पूर्ण विराम। तो इसके लिए भी एक चित्र बनाना होगा आपको, इसके लिए भी एक चित्र बनाना होगा। कैसे चित्र बनाना होगा? मान लो ये चित्र तो है ही, पर मुझे अपना चित्र बनाना होगा जो आपको बनाना पड़ेगा। आप ड्रॉ करेंगे दोस्तों अपने लिए दिस वन। सपोज ये है, अब ये है तो यहां पर हमने कर दिया इक्वेटर, यहां पर हमने कर दिया इक्वेटर, ये इक्वेटर हो गया। अब इक्वेटर के सापेक्ष इधर की ओर हमने कर दिया दिस वन। सपोज ये अक्षांश रेखाएं हैं, ये अक्षांश रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों गोलार्धों में ये अक्षांश रेखाएं हैं। अब यहां हम दूसरी रेखा खींच रहे हैं। दूसरी रेखा में सबसे पहली रेखा हमने खींच दी देशांतर प्राइम मेरिडियन, दिस वन, ये प्राइम मेरिडियन हो गई जो नॉर्थ पोल को साउथ से जोड़ेगी। इसके बाद की सारी देशांतर अगर हम जोड़ रहे हैं, सारी की सारी देशांतर, तो दिस वन इधर आपको भी ड्रॉ करना है दोस्तों। ऐसा कर दिया आपने। अब यहां पर देखो, इनमें से किसी भी एंगल को देखो। मान लो कि हम इस एंगल को देखते हैं तो ये जो एंगल प्राप्त होगा ये 90 डिग्री का प्राप्त होगा। मान लो हम इस एंगल को देखते हैं, ये जो एंगल प्राप्त होगा ये 90 डिग्री का प्राप्त होगा। मान लो हम इस एंगल को देखते हैं तो ये एंगल जो प्राप्त होगा ये 90 डिग्री का प्राप्त होगा। माना कि हम इस एंगल को देखते हैं, ये जो एंगल प्राप्त होगा 90 डिग्री का। मतलब जहां भी अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं एक दूसरे को काट रही हैं वो सारा का सारा राइट एंगल प्राप्त होगा, लंब प्राप्त होगा, मतलब 90 डिग्री का प्राप्त होगा। एक तो ये है। दूसरी बात है कि मैंने क्या बताया कि दो अक्षांश या देशांतर रेखाओं के मध्य का क्षेत्र, सपोज मैंने ये क्षेत्र ले लिया दिस वन, इसमें दो अक्षांश एवं दो देशांतर है, तो ये जो मध्य का क्षेत्र कहलाता है, या कि हमने कहां पर ले लिया, चलो ये ले लिया, ये वाला क्षेत्र ले लिया, कुछ भी ले लिया, दो देशांतर एवं दो देशांतर, दो अक्षांश एवं दो देशांतर के मध्य का क्षेत्र जो ले लिया उसे क्या कहा जाता है? उसे ग्रिड कहा जाता है। ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया, ये 0 डिग्री इक्वेटर हो गया, ये 90 डिग्री साउथ हो गया, ये साउथ हो गया। ऐसे ये वाला चित्र बनाएंगे दोस्तों। आदि तो बताएंगे, तुझे तो भाई पेशेंस ही नहीं रहता, वहां तक पहुंचने तो दे। ठीक है, ये ग्रिड है। चित्र वगैरह सब बढ़िया साफ सुथरे और सुंदर बनाएंगे। अभी तो ये सब मेंस में काम नहीं देगा, लेकिन ये सारे जो आगे चित्र बनाएंगे आप लोग वो सब मेंस वाले होंगे, और मेंस चित्र आपको मार्क्स दिलाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। चित्रों की अपनी बड़ी अहम भूमिका होती है। श्रद्धा तिवारी क्वेश्चन देखो बेटा प्रीवियस ईयर के, मैं भी आपको दिखाऊंगा, पर देखते चलो।
ग्रिड ग्रिड बीच में भी आएगा, कहीं भी आएगा, कहीं भी दो देशांतर एवं दो अक्षांश के बीच का क्षेत्र ग्रिड आएगा, कहीं भी बेटा, कहीं भी। यहां बना दो, यहां बना दो, यहां बना दो, जहां बनाना वहां बना दो, कहीं भी ग्रिड होगा। लॉन्जिट्यूड मतलब देशांतर और लैटिट्यूड मतलब अक्षांश। हर बच्चे का एक बड़ा नैतिक धर्म बनता है, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जा रहे हो उस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नों को भी हल करते चले। पोल में ग्रिड नहीं बनेगा, मैंने बताया दो देशांतर एवं दो अक्षांश। चांदनी कान खोलकर सुन ले बिटिया, जब भी दो देशांतर एवं दो अक्षांश के बीच की बात आएगी तब ग्रिड बनेगा। पोल में कहां पर दो देशांतर और दो अक्षांश है, पोल तो एक ही अक्षांश हो जाएगा। पूरे शब्दों को भी ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। बन गया। अब आगे आगे बढ़ते हैं देशांतर की विशेषताओं की लास्ट की तरफ। देशांतर की विशेषताओं के लास्ट की तरफ चलेंगे। फिर से थोड़ा कैलकुलेशन आ रहा है, कैलकुलेशन का नाम सुनते हुए मन को चकराने मत लगना, वैसे कैलकुलेशन मत करना जैसे अभी गलत निकाले 115 की जगह 125। बहुत सरल और सहज कैलकुलेशन है बेटा, ठीक ठीक से निकालने हैं। ठीक है, बढ़ू मैं आगे। अब क्या है एक अंतिम कैलकुलेशन कि देशांतर रेखाओं के आधार पर दोस्तों समय का भी निर्धारण करते हैं, पृथ्वी के घूर्णन का और समय का निर्धारण करते हैं। बड़ी जबरदस्त बात बताना चाहूंगा, बड़ी जबरदस्त बात। इसके आधार पर समय का भी निर्धारण करते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, फिर मैं समझाता हूं। लिखो देशांतर रेखाओं के आधार पर, देशांतर रेखाओं के आधार पर किसी भी स्थान के समय की गणना, किसी भी स्थान के समय की गणना आसानी से की जा सकती है। लास्ट दो बिंदुओं का एक बिंदु, फिर उसके बाद एक बिंदु और लिखाऊंगा। गणना आसानी से की जा सकती है, जैसे जैसे अब चल, अब मेरा सहयोग प्रदान करना दोस्तों। अब गणना में आते हैं, अब समय की गणना में आते हैं। अब सब मुझे भरोसा है कि मेरा मन नहीं तोड़ोगे, आप बढ़िया गणना करोगे, आप बढ़िया कैलकुलेशन मेरे साथ बताओगे। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। माना यहां से मेरा जैसे प्रश्न है, मेरा प्रश्न है कि सपोज ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री मतलब प्राइम देशा, प्राइम मेरिडियन है। शुरुआत यहां से है, सबसे सरल प्रश्न से। लंदन के समीप से गुजरता है, मोटे तौर पर आप मान लो ब्रिटेन से गुजरती है, ग्रीनविच लाइन कहलाती है। क्योंकि ग्रीनविच नामक स्थान से गुजर रही है इसलिए इसे ग्रीनविच लाइन भी कहते हैं। निखिल देसाई मोस्ट वेलकम बेटा, पर पढ़ो चलो सभी। अब हमें कैलकुलेशन करना है टाइम का कि कौन सा स्थान किसके सापेक्ष में कितने घंटे आगे में बसा हुआ है या कितने घंटे पीछे में बसा हुआ है। तो ध्यान रखना, जब भी हम ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट वाला स्थान हमेशा आगे कहलाएगा, और जब भी हम वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्ट वाला स्थान हमेशा पीछे कहलाएगा। क्योंकि आगे क्यों कहलाएगा? क्योंकि आप जानते हैं कि पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पर घूमती है, तो सूर्योदय पूर्व में होता है और सूर्यास्त पश्चिम में होता है। तो सूर्यास्त का मतलब सूर्यास्त बाद में होगा, पहले तो सूर्योदय होगा ना, तो सूर्योदय वाला स्थान पहले कहलाएगा, सूर्यास्त वाला स्थान बाद का कहलाएगा। इतनी बात, एक बड़ी आम सी बात है, बड़ी सरल सी बात है। अब आगे की बात करता हूं। अब दो बिंदुओं के बीच समय का अंतर कितना है, कितनी एक सरल सी कैलकुलेशन है जिसको कैलकुलेशन वाइज आपको जानना है। समय का अंतर कितना, जैसे एक उदाहरण देता हूं कि माना कि हमारी पृथ्वी एक दिन में वन डे का मतलब है मोटे मोटे तौर पर 24 घंटे में, एक 16 डे 24 घंटे का ही होता है। 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपना एक कंप्लीट सर्कल करती है, अर्थात अगर यहां पर है तो घूम करके एक पूरा सर्कल पूरा करती हुई 24 घंटे में आपके सामने हमारी पृथ्वी आ जाएगी। एक सर्कल पूरा करती है, कंप्लीट सर्कल, वन सर्कल पूरा कर रही है, और वन सर्कल की वैल्यू होती है दोस्तों 360 डिग्री। तो कुल मिलाकर 24 घंटे में हमारी पृथ्वी अपना एक घूर्णन पूरा करती है, जो कि घूर्णन कितने डिग्री का प्राप्त होता है? 360 डिग्री का। फिर से आगे मैं बात करूंगा। इसका मतलब अगर आपको देखना है कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी कितनी डिग्री घूमती है, तो 360 में 24 का आप भाग दे दे, तो आपके पास ये जो डिग्री प्राप्त होगी, अगर आपने इसे डिवाइड किया तो जो डिग्री प्राप्त होगी दोस्तों, ये कितनी प्राप्त होती है? 15 डिग्री। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन आया कि एक घंटे में हमारी पृथ्वी 15 डिग्री, मतलब 15 डिग्री देशांतर का घूर्णन पूरा करती है। और एक सरल आकलन बताना चाहूंगा कि एक घंटे का मतलब होता है 60 मिनट। क्या होता है इसका मतलब? 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में यदि हमारी पृथ्वी 15 डिग्री जाती है, तो बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है कि ये 60 मिनट में अगर हम 4 मिनट कर दें तो 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री का घूर्णन पूरा करेगी। कितने का पूरा करेगी? 1 डिग्री का। आपके पास दो आंकड़े प्राप्त हो गए, एक घंटे में 15 डिग्री या 4 मिनट में हमारी पृथ्वी 1 डिग्री का घूर्णन पूरा कर लेती है। 1 डिग्री का ये आपके पास कैलकुलेशन है दोस्तों। लिखना है आप सबको, लिखते जाइए। जिनको नहीं समझ में आ रहा लिखते जाएंगे, लिखेंगे, और फिर भी नहीं समझ में आएगा तो बोलेंगे जय श्री राम, बस, और मस्त रहेंगे, क्योंकि उसके अलावा उनके पास कोई उपाय नहीं है। ईश्वर की आराधना, जय श्री राम या अल्लाह बोलेंगे, ओ गॉड बोलेंगे, जो बोल सकते हैं वो बोले, पर उसके अलावा उनके पास और बाकी फिर पृथ्वी में कुछ बचा नहीं। ये सब एकदम बेसिक कक्षाओं का बच्चा जो होता है ये सब कैलकुलेशन निकालता है। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन था कि एक दिन में हमारी पृथ्वी एक घूर्णन पूरा करती है, इसका मतलब 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब है बड़ा सरल है कि 1 घंटे में वो 15 डिग्री घूमेगी, 4 मिनट में वो 1 डिग्री घूमेगी। ये एक सामान्य कैलकुलेशन है। अब इस कैलकुलेशन को याद रखना होगा, तब तो आप निकालेंगे समयांतराल।
ये अगर याद है तो फिर आपका निकलेगा समयांतराल। अब फिर आप टाइम इंटरवल निकालोगे। जैसे एक उदाहरण बताना चाहूंगा, आप उस समयांतराल को निकालो, मजा आ जाएगा, मुझे जवाब जरूर देना। अगर ये प्राइम मेरिडियन की बात की जाए भारत के संदर्भ में, ये है आपका भारत, ये है आपका भारत, और भारत के बीच से गुजरती जो भारत की टाइम मेरिडियन है वो है 82 डिग्री, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये भारत की अवस्थिति है। देखो, जिसकी जिसकी टाइम मेरिडियन की बात करेंगे तो वो टाइम मेरिडियन, भारत का टाइम मेरिडियन सबको याद पहले से भी होगा कि ये 82.5 डिग्री पूर्व है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के संदर्भ में लंदन के समीप से गुजरने वाला ग्रीनविच लाइन समय के संदर्भ में आगे है या पीछे, तो आप बोलोगे सर इसकी अवस्थिति भारत से पश्चिम की ओर है, इसलिए अवश्य ही यह पीछे होगा। क्लियर हो गया मेरी बात की नहीं? अगर पूर्व की ओर होता तो यह आगे होता, लेकिन यह पश्चिम की ओर है तो इसको क्या कहोगे दोस्तों? यह पीछे है। क्लियर हो गया? ओके, तो मैं पूछूंगा अच्छा पीछे है दोस्तों, तो जल्दी से बताओ कि दोनों के बीच का समयांतराल कितना है। तो प्रश्न है आपसे, दोनों के बीच का समयांतराल कितना होगा? जल्दी से बता दो मुझे, दोनों के बीच का समयांतराल कितना होगा? यदि भारत 82.5 डिग्री पूर्व में अवस्थित है तो दोनों के बीच का समय, जी तो तुमने थोड़ा जल्दबाजी कर दी बेटा। अभिषेक ठीक है बेटा, श्रवी नो गलत, स्नेहा गलत, लोकेश गलत, नैन्सी सही हो, प्रतिभा सही हो बेटा, शुभम सही हो, आवेश सही हो, आवेश राजा ठीक हो बेटा। समझ गए? कई बच्चों ने सही कैलकुलेशन निकाला है तो कुछ बच्चों ने गलत। देखो कैसे, बहुत सरल है कि यदि हमारी पृथ्वी 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है तो 5 घंटे में 75 डिग्री घूम जाएगी। यहां आप समझ सकते हैं 5 घंटे में कितनी घूम जाएगी? 75 डिग्री घूम जाएगी। अब बचा 75 के बाद, क्योंकि 82.5 में है तो अब बचा दोस्तों 7.5 डिग्री, 7.5 डिग्री बचा ना, 75 में 7.5 जोड़ेंगे तो 82 आ जाएगा। अगर 1 घंटे में 15 डिग्री तो आधे घंटे में 7.5 डिग्री। ऐसे ही है ना, बड़ा सरल सा कैलकुलेशन है कि अगर 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूमती है तो 7.5 डिग्री आधा घंटा में घूमेगी। तो यहां पर नोटिस करना कि 5 घंटा तो पहले से मिल गया, अब 5 घंटे के बाद आपको मिल गया आधा घंटा अर्थात 30 मिनट। तो 5 घंटे 30 मिनट अर्थात 5.5 घंटे का अंतराल है। हमारा भारत ग्रीनविच लाइन से 5.5 घंटे आगे है, 5.5 घंटे आगे है। जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि अगर भारत में सूर्योदय, अगला प्रश्न है जल्दी से जवाब देना, अगर भारत में सूर्योदय सुबह के ठीक, अच्छा जवाब देना, भारत में सूर्योदय सुबह के, आज के सुबह के ठीक 6 बजे हो रहा है तो लंदन में सूर्योदय कितने, हमारे संदर्भ में तो लंदन में सूर्योदय कितने बजे होगा? जल्दी से जवाब दो। भारत में आज की बात कर रहा हूं, अगर सूर्योदय 6 बजे है तो लंदन में सूर्योदय कितने बजे होगा? जल्दी जवाब दो दोस्तों, अंतिम कैलकुलेशन है आपके लिए। वाह, कुछ बच्चों ने लिखना वाह, सभी के जवाब सही, सभी। अच्छा, कुछ बच्चों ने लिखा 1:30 बजे, जिन्होंने 1:30 बजे लिखा तो एक झापड़ उनको खींच के, 12:30 बजे जिन्होंने लिखा उनको भी एक झापड़ खींच के दूंगा। आप कितने बजे? 11:30 AM पर, 11:30 AM पर वहां सूर्योदय होगा। हमारे पास 6 बजे सूर्योदय हो चुका होगा, लेकिन चूंकि वो हमसे पीछे है इसलिए हमारे बाद वहां सूर्योदय होगा, हमारे बाद सूर्योदय होगा, अर्थात 11:30 बजे सूर्योदय होगा। एक दूसरा प्रश्न दोस्तों, मजा आ जाएगा, बता दोगे तो? चलो बताओ, मजा आ जाएगा, बताओगे ना? बताओगे ना दोस्तों? गड़बड़ तो नहीं करोगे? बता दूं? चलो प्रश्न पर आ जाऊं। चलो ठीक है, ठीक है, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ दोस्तों, जल्दी से जल्दी से। यदि, प्रश्न करता हूं आगे, यदि जापान की अवस्थिति, प्रश्न कर रहा हूं दोस्तों, यदि जापान की राजधानी टोक्यो की अवस्थिति, मैं उदाहरण से पूछना चाहूंगा दोस्तों, उदाहरण से पूछना चाहूंगा, यदि जापान की राजधानी टोक्यो की अवस्थिति, अवस्थिति सभी याद से गड़बड़ मत करना, नहीं तो मेरा तो मन ही टूट जाएगा कि आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया, आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया। ठीक है कि नहीं? चलो तो बताते हैं। यस, जापान की अवस्थिति यदि 160 डिग्री में है, 160 डिग्री ईस्ट में है, या क्लियर है मेरी बात की नहीं? यदि जापान की अवस्थिति 160 डिग्री ईस्ट में है, या ऐसा कर देता हूं, 160 ना करके इसको मैं 150 कर देता हूं, 150 डिग्री ईस्ट में है, ईस्ट में है। तो जल्दी से बताओ कि भारत एवं जापान के बीच कितने घंटे का समयांतराल है? बताओ। मान लो जापान को, मान लो मैंने जापान को बताया कि जापान की अवस्थिति 150 डिग्री ईस्ट में है, ठीक है? तो जब इतना ईस्ट में है तो भारत एवं जापान के बीच कितने घंटे का समयांतराल होगा? जल्दी से बता डालो दोस्तों, मजा आ जाएगा मुझे। कितने घंटे का समयांतराल? वाह, एक ही, कुछ ने 7.5 घंटे बता, लगता है झापड़ मारूं, कुछ ने 60। क्या बता रहे हो? ज्यादातर बच्चे गलत बता रहे हैं, बहुत बच्चे सही भी हैं। बहुत, भारत एवं जापान के बीच कितने घंटे का समयांतराल होगा? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बताया 4.5 घंटे, एकदम सही जवाब। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने बताया है 4.5 घंटे का समयांतराल होगा, एकदम सही जवाब। जिन्होंने यह समयांतराल बताया है एकदम सही जवाब, एकदम सही जवाब। अब जिन्हें समझ में नहीं आया होगा पूछेंगे कैसे? अरे तुम्हें तो कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो कैसे समझोगे? जब कैलकुलेशन नहीं आ रहा, इतनी छोटी सी चीज, सरल सी चीज, अब तुमको क्या समझाया? समझा तो सब चुके।
ये कैलकुलेशन के आंकड़े दिए, इनके आधार पर कैलकुलेट कर दो तो आ जाएगा। तो चलो अब अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला और अंतिम प्रश्न है इस बात पर। अगला ध्यान रखना, सारा कैलकुलेशन अपनी कॉपी में लिख जरूर लेना, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ कर जाओगे। तो अगला प्रश्न है, यदि भारत में सूर्योदय आज सुबह 6 बजे हुआ, 6 AM पर हुआ है, जल्दी से बताओ, तो जापान में सूर्योदय कितने बजे हुआ होगा? हमारे संदर्भ में, हमारे संदर्भ में जापान में सूर्योदय कितने बजे हुआ होगा? जल्दी से बता दो दोस्तों, मजा आ जाएगा मुझे, मजा आ जाएगा मुझे, जल्दी से बताओ। यदि भारत में सूर्योदय सुबह के 6 बजे आज हुआ है, तो जापान में हमारे संदर्भ में सूर्योदय कितने बजे हुआ होगा? ये लोग कुछ बच्चे लिख रहे हैं 10:30 बजे। अरे मेरे बुद्धुओं, बुद्धि के हीरा, बुद्धि के स्वामियों, तुम्हें लगता है पीट पीट कर बिछा डालूं, कान मरोड़ मरोड़ कर ठोक पीट कर ढोलक की तरह बजाऊं, ऐसा मन करता है? ओके, कुछ बच्चों ने सही जवाब लिखा है 1:30 AM। क्या जवाब दिया कुछ बच्चों ने? 1:30 AM PM जरूर लिखा करो, तो सब गड़बड़ हो जाएगा बेटा। नहीं, मैं ठोक पीट कर सच में बजाऊंगा ढोलक जैसे, आप लोगों को पकड़ पकड़ कर, कान पकड़ पकड़ कर मरोड़ूंगा। क्या लिखा आपने? 1:30 AM। बिल्कुल सिंपल सा, जापान हमसे आगे है तो वहां सूर्योदय पहले हो चुका होगा। कितने घंटे पहले? 4.5 घंटे पहले हो गया होगा। तो अरे 6 में 4.5 घटा देते तो सिंपल आ जाना था आकलन। और इसके लिए कौन सा इतना रॉकेट साइंस था? कौन सा ऐसा तुमको क्वांटम कैलकुलेशन करना था? समझ गए आप मेरी बात की नहीं? इसी संदर्भ में दोस्तों भारत के कुछ चित्र आते हैं, भारत के कुछ चित्र आते हैं। ये भारत है सपोज। अब भारत में आप देख रहे हैं कि ये भारत का स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन है, जिसे 82.5 डिग्री के नाम से जानते हैं। बेसिकली ये कहां से गुजरता है, इसके लिए एक बड़ा अच्छा सा जवाब है कि इधर से आई गंगा, इधर से आई यमुना, और यहां विलुप्त नदी एक त्रिवेणी है, जहां पर त्रिवेणी संगम है, उस संगम क्षेत्र से गुजरता है। इसकी अवस्थिति नैनी के आसपास पड़ती है, इसीलिए कई जगह लिखा हुआ मिलेगा आपको कि यह रेखा नैनी से गुजरती है। कुछ पुस्तकों ने, यहां तक कि एनसीईआरटी ने भी लिखा कि यह मिर्जापुर के समीप से गुजरती है। ठीक जवाब वो नहीं है, ऐसा नहीं है कि बेसिकली एनसीईआरटी ने मिर्जापुर लिख दिया है तो वही मानोगे आप। इसको मिर्जापुर के स्थान पर नैनी के पास से गुजरने वाली रेखा मानोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो निर्धारण है बेसिकली वह गंगा यमुना सरस्वती के संगम, त्रिवेणी संगम के समीप से माना गया है। 82.5 डिग्री है ना, ये यहां से है तो इसके पास से है। ओके, इसके पास से देखो, छोटी छोटी बातें जो बच्चों वाली बातें हैं कि स्टैंडर्ड टाइम मेरिडियन कितने राज्यों से गुजरती है, भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है, मकर रेखा किन किन देशों से गुजरती है, विषुवत रेखा किन किन देशों से गुजरती है, ये सब बच्चों वाले काम कर डालना, ये सब मैं नहीं कराता। ये सब जो मुझे लगता है जो 6th क्लास में बच्चा रहता है वो पढ़ता है, सब 6th क्लास वाला बच्चा पढ़ता है, उसके पढ़ने का है। तो ये भारत की दशा है, ये भारत का मेरिडियन है। इस संदर्भ में अगर देखोगे तो आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, एक चीज दिखाना चाहूंगा। भारत के ये वेस्ट में एक रेखा है, भारत के ये वेस्ट में एक रेखा है, देखो, ठीक है। और भारत के ईस्ट में ये एक रेखा है, एकदम ईस्टर्न पॉइंट में, ईस्टर्न पॉइंट में अवस्थित है कीबीथू। कीबीथू अरुणाचल प्रदेश का है, कीबीथू। और यहां पर वेस्टर्न पॉइंट में ये जो अवस्थित है कच्छ के रण में है, इसको कहते हैं गौहर मोता। कीबीथू में का जो देशांतरीय विस्तार है वो 97.25 डिग्री है ईस्ट का, और ये जो वेस्ट में है इसका गौहर माथा का देशांतरीय विस्तार है बेसिकली वो 68.7 डिग्री ईस्ट का ही है, दोनों ईस्ट में है। इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच, ईस्ट और वेस्ट के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है। लगभग, पूरा पूरा नहीं, पर लगभग कितने डिग्री का अंतर है? लगभग 30 डिग्री का अंतर है। ये 30 डिग्री का अंतराल जो प्राप्त हो रहा है, तो सिंपल सा भारत का जो समयांतराल होगा 30 डिग्री की बदौलत कितने घंटे का होगा? 2 घंटे का होगा। इसका मतलब है कि यहां और यहां सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा, सूर्योदय में लगभग 2 घंटे का अंतर होगा। मैं अगर बोलूं कि यहां पर सूर्योदय आज अगर 6 AM में हुआ है, तो मोटे मोटे तौर पर गौहर मोता में जो सूर्योदय होगा वह 8 AM पर होगा, 8 AM पर होगा, क्योंकि ये पीछे है ना, दोनों है ईस्टर्न में ही, लेकिन 2 घंटे ये पीछे है। तो भारत के संदर्भ में आपको यह बात याद रखनी है कि भारत के पूर्व एवं पश्चिम के मध्य का समयांतराल लगभग 2 घंटे का है, चाहे सूर्योदय की बात करें या सूर्यास्त की बात करें। अगर यहां सूर्योदय के स्थान पर आप सूर्यास्त कहते हैं कि सूर्यास्त सपोज 6 PM पर हुआ है, तो सूर्यास्त कक्ष के रण में कितने बजे होगा? तो आप बोलते 8 PM पर होगा, 8 PM पर होगा। बिल्कुल आते हैं बेटा ये सवाल, सब ये सब सवाल आते हैं, ये सब सवाल। मतलब हमारा पूर्वोत्तर भारत समय के संदर्भ में 2 घंटे आगे है, किससे? कक्ष के रण से। लेकिन अगर यही समयांतराल प्राइम मेरिडियन से पूछ ले कि इनके बीच का समयांतराल कितना है, तो इधर की ओर ये 1 घंटे का समयांतराल प्राप्त होगा, तो इधर की ओर भी ये 1 घंटे का ही समयांतराल प्राप्त होगा। कुल मिलाकर मैं कहूं कि प्राइम मेरिडियन से कक्ष के रण के बीच का समयांतराल कितना है? तो 1 घंटे का। तो प्राइम मेरिडियन से जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है भारत का हमारा, इससे अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा अंतराल समय का? तो 1 घंटे का, और वहां से लेकर यहां तक 1 घंटे प्लस 1 घंटे मिल गया, तो 2 घंटे का अंतराल। समझ गए? प्राइम मेरिडियन बीच में है मेरे प्यारे दोस्तों, प्राइम मेरिडियन बीच में है, तो इस बीच से इसका अंतराल 1 घंटे का, मतलब कीबीथू प्राइम मेरिडियन से लगभग 1 घंटे आगे है। लेकिन इसी तरह से हमारे गौहर मोथा प्राइम मेरिडियन से 1 घंटा पीछे है, तो 1 घंटा दोनों मिलकर कितने घंटे का अंतराल कर दिया? 2 घंटे का अंतराल। तो जब भी प्रश्न आपसे पूछा जाए आपको ध्यान रखना है कि क्या यह समयांतराल प्राइम मेरिडियन के संदर्भ में पूछा गया है या यह समयांतराल 2 देशांतरों के संदर्भ में पूछा गया है। समझ गए मेरी बात की नहीं? जबरदस्त सारे के सारे बिंदु है, ये सब जबरदस्त बिंदु है। उत्तर दक्षिण विस्तार भी इसमें दिया हुआ है। उत्तरी विस्तार यहां पर 37.6 डिग्री नॉर्थ है, जिसे आप इंदिरा कॉल कहते हैं। इस बिंदु को किस नाम से जानते हैं? इंदिरा कॉल के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है, उसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं।
सबके सबके अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दिए हैं। यहां पर कन्याकुमारी का भी अक्षांशीय विस्तार दिया है। ये सारे मैप आपको आज मिल जाएंगे बेटा, इनको लेकर के ठीक ठीक से पढ़िएगा, सब मिल जाएंगे आपको आज, सब मिल जाएंगे। ठीक है, कुशाय सैफी जाओ खाओ बेटा, बच्चों के तो मजे आते हैं, शिक्षक को तो एक क्लास से निकल के अभी दूसरी क्लास में जाना है। बता दिया है आपको, ये भी बता दिया है। और ये भी देख लो आप, ये मिर्जापुर के समीप से गुजरता हुआ क्यों माना जाता है, क्योंकि ये अवस्थिति जो आपको दिखेगी ये मिर्जापुर की दिखेगी। तो यहां पर आप देखोगे ये उत्तर प्रदेश, यहां पर कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा, छत्तीसगढ़ का हिस्सा, ये ओडिशा का हिस्सा, आंध्र प्रदेश का हिस्सा। तो 1 2 3 4 5 भारत के 5 राज्यों से गुजरती है, ये 5 राज्यों से गुजरती है रेखा। श्रीलंका यहां अवस्थिति श्रीलंका की आप सभी जानते हैं। श्रीलंका हमारे टाइम जोन को ही फॉलो करता है, याद रखना, ये सब बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है और पूछता है सब। श्रीलंका हमारे टाइम जोन को ही फॉलो करता है, हमारे टाइम जोन को ही फॉलो करता है। नेपाल हमारे टाइम जोन को फॉलो नहीं करता, नेपाल और भारत के समयांतराल में आधा घंटे का अंतर है। ठीक है, और यहां देखो ये श्रीलंका हमारे टाइम जोन को फॉलो करता है। तो समयांतराल कैसे निकाला जाता है, मुझे लगता है कि आज आपने बढ़िया तरीके से सीखा है। अब एक बात और बची है जिसके लिए समय नहीं है आज पढ़ाने का, तिथियों का निर्धारण कैसे होता है। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि सर 180 डिग्री की जो मेरिडियन है वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों है, तिथि निर्धारण के क्रम में है, उसे आज पढ़ने का वक्त नहीं है, कल पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज आप यहां तक की सारी जानकारी, ये जो चित्र में लिखे हैं ये सारी जानकारी आपने आज ग्रहण की, आज आपने सारी ग्रहण की। ठीक है, अब कल जो कक्षा होगी, कल इन वाली चीजों को हम आपको बताएंगे कि तिथि निर्धारण कैसे किया जाता है, तिथियों के निर्धारण के क्रम में किस रेखा की जरूरत पड़ती है। ये सारे चित्र आज उपयोग नहीं हो पाए, इनका उपयोग हम करेंगे कल। तो ओके दोस्तों, आज की ये कक्षा यहीं तक, जिसमें आपने अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में भरपूर जानकारी प्राप्त की है। कल हम लोग उपस्थित होंगे तो अपनी अगली कक्षा को पढ़ेंगे। ध्यान रखेंगे, जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती जाएंगी आपको क्लासेस में उतना ही मजा आता जाएगा, क्लास उतनी ही इंटरेस्टिंग लगती जाएगी। फिर से बता